जी दोस्तों, अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क है साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी। देखते हैं एपस्ट्रॉफी के क्या क्या यूज होते हैं। एपस्ट्रॉफी के नॉर्मली 3 यूज होते हैं और जो इसका मेन यूज होता है वो होता है पोजीशन, जो नॉर्मली लोगों को मालूम भी होता है कि जब हम किसी भी चीज की पोजीशन किसी चीज के साथ शो करना चाहते हैं तो हम साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जिस तरह से मैंने यहां लिखा हुआ है हाइका की पेंसिल, यानी कि हाइकास पेंसिल, तो मैंने यहां पर साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी यूज करके इसके साथ एस लगा दिया और लिख दिया आगे पेंसिल, हाइकास पेंसिल। अच्छा दोस्तों, एपस्ट्रॉफी दिखता किस तरह से है? एक छोटा सा कॉमा हम लगा देते हैं, जैसे हम नीचे लगाते हैं इस टाइम हम ऊपर लगा देते हैं और हम इसको कह देते हैं कॉमे की जगह एपस्ट्रॉफी। तो ये हो गया हाइकास पेंसिल, हाइका की पेंसिल। न्यूज़पेपर्स कॉलम, न्यूज़पेपर का कॉलम। गर्ल्स शू, लड़की का जूता। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है गर्ल्स स्पोर्ट्स, लेकिन यहां पर इस जुमले का जो मतलब है, यहां पर मतलब था लड़की का जूता, लेकिन यहां पर इसका मतलब है लड़कियों का खेल। अब ऐसा क्यों है? देखिए यहां पर मैंने एपस्ट्रॉफी के बाद एस लगाया था और उसको कहा था गर्ल्स शू। ये शो कर रहा है कि लड़की सिंगल है, लेकिन अगर साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी आप एस के बाद लिख रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि जो लड़की है वो लड़की नहीं है, प्लूरल है, यानी कि लड़कियों, लड़की की जमा है, लड़कियों का स्पोर्ट्स यानी कि लड़कियों का खेल। जब भी आपके पास प्लूरल नाउन आ रहा होगा तो आप उसके साथ एस के बाद एपस्ट्रॉफी लगाएंगे प्लूरल को शो करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने यहां पर किया गर्ल्स स्पोर्ट्स, लड़कियों का खेल। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा बॉयज टी शर्ट्स, लड़कों की टी शर्ट। देखें बॉयज मैंने लिखा, उसके बाद आखिर में एपस्ट्रॉफी लगाया और टी शर्ट्स लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया लड़कों की टी शर्ट, यानी कि टी शर्ट्स, बॉयज टी शर्ट्स। तो जब भी प्लूरल फॉर्म में आप लिखेंगे तो एपस्ट्रॉफी को एस के बाद लगाएंगे। इसी तरह से अगर किसी नाम के अंदर एस आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि नाम यानी कि एक ही बंदे का नाम है, 2 बंदे के नाम तो वो हो नहीं सकते। इस सूरत में अगर नेम के अंदर लास्ट में एस आ रहा है तो आप एस के बाद एपस्ट्रॉफी लगाएंगे और आखिरी वाला एस जो है वो आप ओमिट कर देंगे, यानी कि नहीं लगाएंगे। लगाना भी करेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग नहीं लगाते हैं। वकास बैठ कर देंगे, यानी कि वकास का बल्ला, यानी कि एस के बाद हमने एपस्ट्रॉफी लगाया, उसके बाद एस को हमने ओमिट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एस आ रहा था, तो ये हो जाएगा वकास बैग, यानी कि ये जुमला ठीक है, करेक्ट है। एस लगाना भी ठीक है और ना लगाना भी ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में हम एस आखिर का जो नेम के साथ आ रहा होता है वो हम हटा देते हैं। तो आप लोग भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी यही करें। दूसरा यूज एपस्ट्रॉफी का होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस पे मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा पूरा। फिलहाल के लिए अभी आप समझ लीजिए, जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम एपस्ट्रॉफी लगा के उनको कॉन्ट्रैक्शन बना देते हैं, यानी कि आई हैव का हम कर देंगे आई हैव, आई हैड का हम कर देंगे आइड, आई एम नॉट का हम कर देते हैं एंट, आई वुड का हम कर देते हैं आइड, डू नॉट का हम कर देते हैं डोंट। यानी कि जब हम इस तरह से इनको लिखना चाहते हैं तो हम एपस्ट्रॉफी का यूज करके इनको कॉन्ट्रैक्शन में तब्दील कर देते हैं। तीसरा यूज एपस्ट्रॉफी का होता है कि जब हम लेटर्स को, नंबर्स को या सिंबल्स को प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम विदाउट एपस्ट्रॉफी नहीं लिखते, हम एपस्ट्रॉफी लगा के उसमें एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी सेंटेंस में लिख रहा हूं एज, यानी कि एक से ज्यादा ए का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मैं एज नहीं लिखूंगा, मैं उनके बीच में एक साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी लगा के लिखूंगा एज। इस तरह से होगा, जैसे कि जुमले के अंदर अगर हम देखें शी गॉट एज इन ऑल क्विजेज, उसके सारे क्विजेज में एज आए हैं, यानी कि ए ग्रेड्स आए हैं सारे में, तो हम यहां पर एज को प्लूरल फॉर्म में शो करने के लिए एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे। इसी तरह से नंबर्स का होता है, अगर हम 5 को प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम 5s नहीं लिखेंगे, हम एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे, तो ये इस तरह से होगा 5s, 6, 7s। तो अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में प्लूरल में लिख रहे हैं तो हम एपस्ट्रॉफी लगा के उसमें एस लगाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है देयर आर 4 5s इन हिज सेल नंबर, उसके सेल नंबर में 4 दफा 5 आता है, तो 5 को हम प्लूरल फॉर्म में दिखाएंगे, एपस्ट्रॉफी लगा के उसमें एस लगाएंगे। इसी तरीके से सिंबल्स के लिए भी होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है एम्परसैंड, तो एम्परसैंड को अगर आप प्लूरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अगेन ये गलत होगा, ये गलत है, एपस्ट्रॉफी लगा के एस लगाएंगे उसकी प्लूरल फॉर्म शो करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है दिस पेज हैज टू मेनी एम्परसैंड्स, इस पेज में बहुत सारे
एम्परसेंड्स मौजूद हैं। जी दोस्तों, अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क है हाइफन और डैश। बहुत सारे लोगों को हाइफन और डैश का डिफरेंस मालूम नहीं होता और हाइफन और डैश को दोनों ही को लोग डैश कह रहे होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि डैश और हाइफन में क्या फर्क होता है और उनके यूजेस में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाइफन क्या होता है और डैश क्या होता है। हाइफन और डैश एक बार की ही तरह होते हैं, तो इनको पहचाना कैसे जाए कि कौन सा डैश है और कौन सा हाइफन है। तो इसकी पहचान ये होती है, हाइफन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है और डैश जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी इनके यूजेस भी डिफरेंट हैं, मैं आपको बताऊंगा उनके क्या यूजेस है। हाइफन को हम यूज करते हैं दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। जब हम दो अल्फाज को जोड़ रहे होते हैं तो बीच में हम छोटा सा एक डैश लगाते हैं जिसे हम हाइफन कहते हैं। जैसे कि गुड लुकिंग के दरमियान हमने डैश लगाया, हार्ड वर्किंग, ओपन माइंडेड, बुक लविंग स्टूडेंट। तो इस तरह से जब हम दो लफ्जों को जोड़ रहे होते हैं तो बीच में हम लगा देते हैं हाइफन, और इन वर्ड्स को अमूमन हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। जो इस तरह से हम दो वर्ड्स जोड़ते हैं और बीच में डैश लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। लेकिन ये कंपाउंड एडजेक्टिव आप यूज करते हैं जब आपका कंपाउंड एडजेक्टिव आ रहा हो नाउन से पहले। अगर यही एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है तो हम इसे कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं बनाते, यानी कि हाइफन बीच में नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर लिखा हुआ है आ गुड लुकिंग बॉय। अब यहां पर जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है गुड लुकिंग बॉय। जो लड़का है वो गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है लड़का, तो हमने यहां पर हाइफन लगा के इसको कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया, आ गुड लुकिंग बॉय। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर हम सेकंड बार देखें तो उसमें लिखा हुआ है द बॉय इज गुड लुकिंग, लड़का गुड लुकिंग है। यहां पर हमारा जो नाउन है वो आ रहा है पहले, तो अब हम यहां पर बीच में हाइफन नहीं लगाएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब नाउन से पहले आ रहा हो आपका कंपाउंड एडजेक्टिव तो आप बीच में हाइफन लगाते हैं, अगर नाउन के बाद आ रहा हो तो आप हाइफन नहीं लगाते। तो ये तो हो गया दोस्तों हाइफन का यूज। अब देखते हैं हम कि डैश कहां यूज करते हैं हम लोग। डैश हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली रेंज को शो करने के लिए। ये आपने बहुत सारी जगहों पर देखा भी होगा, हम टाइम डॉक्टर्स की क्लिनिक पर जाते हैं तो लिखा होता है कि टाइमिंग क्लिनिक के हैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक, तो एक रेंज है कि 8 से लेके 10 के दरमियान हम एक डैश लगा के शो कर देते हैं रेंज को। फॉर एग्जाम्पल, हम नंबर्स टाइम को लिखने के लिए डैश यूज कर रहे होते हैं। पेज नंबर्स हम देखते हैं कि फलाना पेज से फलाना पेज तक, यानी कि रेंज हम बता देते हैं, यहां पेज नंबर से लेके यहां पेज नंबर तक, और बीच में हम डाल देते हैं डैश। इस तरह से आप स्कोर्स वगैरह भी आप देखेंगे, उसके बीच में भी हम डैश लिख रहे होते हैं जब हम रेंज बता रहे होते हैं। इसी एग्जाम्पल है जैसे कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक, अभी AM PM कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा गर्ज नहीं है, हम इस वक्त डैश सीख रहे हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हम फोन नंबर्स जब लिखते हैं ऑफिस के, जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है 0 to 1 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 9 तक। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो फोन नंबर्स हैं या जो ये लाइंस हैं इस मखसूस कंपनी की, वो आखिर में जो 7 है इसके बाद 8 भी है और 9 भी है। तो इसका मतलब होता है रेंज, यानी कि यहां से लेके यहां तक। इसका यह मतलब नहीं है कि 7 और 9, इसका मतलब है 7 से लेके 9 तक, यानी कि इसमें 8 भी शामिल है, इसमें 9 भी शामिल है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ होता 5 to 9, तो अब इसका मतलब हो जाता कि इसमें 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, 8 भी शामिल है और 9 भी शामिल है। यानी कि जब हम रेंज बता रहे होते हैं तो हम वहां पर डैश इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पेज नंबर 1 to 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, या 1 से लेकर 9 तक आपको ये मखसूस अनवान मिल जाएगा। तो यानी कि वही रेंज जब हम बता रहे होते हैं तो हम बीच में डैश यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि हम कॉमा यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं जब हमको पॉज देना होता है। लेकिन दोस्तों आज आपको बताता चलूं कि हम डैश भी यूज करते हैं जब हमने पॉज देना होता है। तो क्या फर्क है कॉमा में, डैश में और सेमी कॉलन में? तो आइए मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ऐसे ही बताता हूं कि जब हमने कोई हल्का सा पॉज देना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं कॉमा। जब हमने स्ट्रॉन्गर पॉज देना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं सेमी कॉलन। लेकिन जब हमने दरमियाने दर्जे का पॉज देना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं डैश। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल यहां पर लिखी हुई है, ये जो मैंने आपको बताया वो सब यही लिखा हुआ है। जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल इवनिंग।
वी रियली लव्ड इट। यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने देखा मैंने पॉज दिया बीच के अंदर। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए ये सेंटेंस। जस्ट वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल इवनिंग, वी रियली लव्ड इट। जब दरमियाने दर्जे का पॉज आता है तो वहां पर हम कॉमा यूज नहीं करते, हम सेमीकोलन यूज नहीं करते, वहां पर हम यूज करते हैं डैश। इसी तरीके से अगर आपको कोई शॉकिंग न्यूज ऐड करनी है सेंटेंस के अंदर, सरप्राइजिंग न्यूज ऐड करनी है सेंटेंस के अंदर, तो दोस्तों वहां पर भी हम यूज करते हैं डैश। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है लॉन्ग पॉज। जब आपने लंबा पॉज देना हो तो वहां पर भी आप डैश ही यूज करते हैं। जैसे कि द मोमेंट आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देयर स्टूड माई लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर, वहां पे मेरी खड़ी थी वो बहन जो बहुत अरसा पहले खो चुकी थी। तो एक शॉकिंग न्यूज है, मैंने इसको ऐसे पढ़ दिया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक शॉकिंग न्यूज दे रहे होते हैं तो एक लंबा ठहराव आता है, एक लंबा पॉज आता है, और उस पॉज को, लंबे पॉज को हम शो करने के लिए, शॉकिंग न्यूज को बताने के लिए हम यूज करते हैं डैश। देखें दोबारा मैं पढ़ता हूं, द मोमेंट आई ओपन द डोर, मैं शॉक हो गया, हैरान रह गया। देयर स्टूड माई लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर, वहां खड़ी थी मेरी वो बहन जो बहुत अरसा पहले खो चुकी थी। तो जी दोस्तों, अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो डबल कोटेशन मार्क होता है हमारे पास या फिर सिंगल कोटेशन मार्क होता है। तो आइए देखते हैं इनके यूजेस। कोटेशन मार्क्स हमारे पास इस तरह के होते हैं, शुरू होते हैं, फिर कुछ हम लिखते हैं, फिर उसके बाद वो एंड हो जाते हैं। और जो दो दफा से इस तरह से होते हैं उन्हें हम कहते हैं डबल कोटेशन मार्क, और अगर सिंगल करके लगे हुए होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंगल कोटेशन मार्क। पहले हम देख लेते हैं डबल कोटेशन मार्क को हम किस तरह से यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस ए डायरेक्ट स्पीच, वो स्पीच जो हम एज इट इज कहते हैं, यानी कि किसी के एग्जैक्ट कहे हुए अल्फाज दोहराने के लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी कहा, मैंने कहा कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर मेरे कहे हुए अल्फाज कोई दूसरा लिखेगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेगा। तो किसी के कही हुई सेम स्टेटमेंट को एग्जैक्टली दोहराने के लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, ही सेड शी इज अ जीनियस गर्ल। ये देखें, शी इज अ जीनियस गर्ल, ये इसने कहा था और एग्जैक्टली कहा था, तो हमने डबल कोटेशन मार्क्स इस सेंटेंस के अंदर यूज कर लिए। दूसरा यूज हम देख रहे हैं कि जब कोटेशन मार्क्स के अंदर कोटेशन मार्क्स आए तो हम क्या करते हैं। अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर एक और कोटेशन मार्क आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है तो आप जुमला स्टार्ट करते हैं डबल कोटेशन मार्क्स से। जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, जीनत सैड वी वर रियली गेटिंग एक्साइटेड एंड शाउटिंग वंस मोर। ये मैंने दोबारा, मुझे जरूरत पड़ी है कि मैं कोटेशन मार्क्स में लिखूं, तो यहां पर फिर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया, इन द क्लब। अच्छा आप देखें, यहां पर डायरेक्ट स्पीच में मैंने कॉमा यूज किया है, यहां पर डायरेक्ट स्पीच में मैंने कॉलन यूज किया है, तो ये दोनों ही तरीके का ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास कोटेशन मार्क के अंदर एक और कोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत पड़े तो आप स्टार्ट करेंगे डबल कोटेशन मार्क से, और उसके बाद सेंटेंस के अंदर अगर आप दोबारा कोटेशन मार्क यूज करेंगे तो वो होगा आपका सिंगल कोटेशन मार्क। इसके अलावा अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर किसी भी जुमले को, किसी भी टाइटल को, किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है तो उनको आप हाईलाइट करते हैं सिंगल कोटेशन मार्क से। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ द चैप्टर एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल को हाईलाइट करने के लिए मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज किए हुए हैं। द चैप्टर एयर ट्रैवल इज अ लेंथी वन बट इक्वली इंफॉर्मेटिव। चैप्टर एयर ट्रैवल एक लंबा चैप्टर है लेकिन उतना ही ज्यादा मालूमात देने वाला है या मालूमात फराहम करने वाला है। तो किसी भी चीज को, किसी सेंटेंस को अगर आपने किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जी दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फाइनल पंक्चुएशन मार्क है ब्रैकेट्स। तो देखते हैं ब्रैकेट्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। ब्रैकेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स। ये राउंड होते हैं इस तरह से, इसलिए हम इनको राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। दूसरी हमारी जो टाइप है ब्रैकेट्स की, उनको हम या तो कहते हैं ब्रैकेट्स या फिर कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये थोड़े से स्क्वायर शेप में होते हैं ब्रैकेट्स। तीसरी टाइप हमारी जो ब्रैकेट्स की है वो है, उनको हम कहते हैं या तो ब्रेसेस या फिर कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस की और स्क्वायर ब्रैकेट्स की इंग्लिश में
यूजेस हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स की ऐसा जितने खास इंग्लिश में यूज नहीं है। तो हम अभी देखेंगे राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम देख रहे हैं राउंड ब्रैकेट्स के यूजेस। तो राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं जब भी सेंटेंस के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने देनी हो, तो आप वो राउंड ब्रैकेट्स लगा के दे देते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को आप पढ़ें, क्रिस्टोफर मार्लो 1564 से लेकर 1593 तक was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era। अब ये सेंटेंस देखें, अगर मैं इस जुमले के बगैर पढ़ूं, क्रिस्टोफर मार्लो was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era, तो ये जुमला कंप्लीट है। लेकिन मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहिए क्रिस्टोफर मार्लो के हवाले से, तो मैंने वो इंफॉर्मेशन ब्रैकेट लगा के दी। यानी कि जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसके अलावा नीचे देखिए मैंने और मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी किताब में लिखा हुआ और इसमें नीचे मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सी पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 देखिए इसके बारे में मजीद पढ़ने के लिए। तो दोस्तों जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो इंफॉर्मेशन के जिसके बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था, लेकिन हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन रीडर को देने के लिए ब्रैकेट्स लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा अगर हम एक ही सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को हम एज अ सिंगुलर भी शो करना चाह रहे हैं और प्लूरल भी शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गिव द डिटेल ऑफ नंबर्स, कॉमा लगा के मैंने लिखा हुआ है इफ एनी। अब इस जो ब्रैकेट में एस का मतलब है कि वो नंबर की जो डिटेल मैं मांग रहा हूं वो नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में वो वर्ड शो करना चाह रहे हो तो आप एस जो लगाते हैं प्लूरल का, उसके साथ आप लगा देते हैं राउंड ब्रैकेट। तो उसका मतलब होता है या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। इसके अलावा हम एब्रिविएशंस को डिफाइन करने के लिए भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक एब्रिविएशन लिखा हुआ है NOC, तो उसकी जो एब्रिविएशन को जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो मैंने लिख दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एब्रिविएशन के साथ मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसको डिफाइन कर दिया कि एब्रिविएशन का ये मतलब होता है। तो एब्रिविएशन का मतलब बताने के लिए भी हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला वो है ब्रैकेट, वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स बड़े इंटरेस्टिंग है यूज करने में। जब आप प्रोफेशनली लिखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करने में। पहला यूज है इसका टू मॉडिफाई द कोट ऑफ द ओरिजिनल राइटर। अगर ओरिजिनल राइटर ने कुछ लिखा है और आप उसकी कोट लिख रहे हैं और आप बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ भी अपनी तरफ से मॉडिफाई करना चाहते हैं उसकी स्टेटमेंट को या उसकी कोट को, तो जो आप अपनी तरफ से मॉडिफाई करेंगे उसको आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि एक्चुअल ओरिजिनल सेंटेंस था ही किल्ड हिज मास्टर, उसने अपने मालिक को मार दिया। अब मैंने इस जुमले को दोबारा लिखा है ही, अब मैंने मॉडिफाई कर दिया सेंटेंस को, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दिया ही कौन है, द सर्वेंट, नौकर है वो एक्चुअली, किल्ड हिज मास्टर। अब ये जुमला बिल्कुल कंप्लीट था, ओरिजिनल राइटर का ये जुमला था, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया। लेकिन रीडर को ये बताने के लिए कि ये मॉडिफाई हुआ है सेंटेंस, हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं ताकि रीडर के समझ आ जाए कि ओरिजिनल टेक्स्ट कुछ और था और ये मॉडिफाई हुआ है इतना हिस्सा। अगला हमारा यूज है टू करेक्ट अ ग्रामेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। आप अक्सर देखते होंगे क्रिकेटर्स जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम वही स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो नीचे कहीं इज लगा हुआ होता है, कहीं हैव लगा हुआ होता है, कहीं कहीं एंड लगा हुआ होता है और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बोलते वक्त कैजुअली बोल रहे होते हैं समटाइम्स, तो वो कुछ एक आधा चीज मिस कर जाते हैं। तो जब उसको रिपोर्टर्स लिख रहे होते हैं या शाये करते हैं, पब्लिश करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर या न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो उस स्टेटमेंट के साथ स्क्वायर लगा के वो जो भी मिस्टेक होती है वो करेक्ट कर देते हैं ग्रामेटिकली। जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिसबाह उल हक ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था इट वॉज गुड शॉट।
लेकिन मिसबा को कहना चाहिए था इट वॉज अ गुड शॉट। तो वो आ जो था मिसबा ने तो नहीं बोला था, लेकिन मैंने जो करेक्शन की है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आ लिख दिया ताकि पढ़ने वाले को ये पता लग जाए कि मिसबा ने कहा था इट वॉज गुड शॉट, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में आ लिख रहे हैं क्योंकि यही ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, इट वॉज अ गुड शॉट। इसके अलावा अगर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा एक मर्तबा ब्रैकेट्स को यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हम अंदर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे कि सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने एक और ब्रैकेट की मुझे इसमें जरूरत पड़ गई राउंड के साथ, तो नेक्स्ट टाइम जो मैंने ब्रैकेट्स यूज किए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। कायदे आजम 1876 से लेके 1948। देखिए यहां पर मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सेम एग्जांपल लिखी थी, लेकिन यही सेम एग्जांपल मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। तो यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जब ब्रैकेट्स आएंगे, यानी कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर फिर दोबारा से जब ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे होंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। कायदे आजम 1876 से लेकर 1948 तक फाउंडर हैं पाकिस्तान के। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी काविश, 2 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो मुश्तमिल है क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है। मुझे ज्यादा से ज्यादा और जो इनके मेन यूजेस थे, जो ज्यादा यूजेस होते हैं वो कवर करने की मैंने पूरी कोशिश करनी थी। तो वो एक वीडियो में अगर मैं करता तो वो 40 to 45 मिनट्स की वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि इनको 2 पार्ट्स के अंदर बनाऊं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक बटन को हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपसे अलविदा चाहता हूं। मेरा नाम है जवाद जलाल। अब इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आप सब लोगों से एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान जवाद जलाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।